नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं किसी भी देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना या लोकतांत्रिक मूल्यों को इस्टेब्लिश करना ही उस देश का कर्तव्य बनता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो खुद में लोकतांत्रिक देश नहीं है, चाहे वो कम्युनिस्ट कंट्री हो और चाहे वो मुस्लिम शासकों की कंट्री हो, यानी कि मोनार्क हो। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, चाहे वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म हो या फिर प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री मोनार्क फॉर्म हो, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के फॉर्म हैं, या फिर वो प्रेसिडेंट मतलब वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन हो, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हो या जैसी भी व्यवस्था है, लेकिन कुल मिलाकर जो भी व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के तहत उन देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने यहाँ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लेकर आएँ या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल लेकर आएँ। अब ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं इनमें एक बड़ी बात आती है, वो माइनॉरिटी के राइट आते हैं। माइनॉरिटी के राइट को लेकर लगातार विश्व भर में मुस्लिम जहां पर मेजॉरिटी में है वहां माइनॉरिटी का कोई सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन जिन देशों में भी मुस्लिम माइनॉरिटी में हैं वहां हंगामा माइनॉरिटी के नाम से होता है। मुस्लिम मेजॉरिटी राष्ट्रों की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन यूएनओ में भी जाता है या ह्यूमन राइट कमीशन में जाता है, उनमें वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं उठाते। उनके देशों में माइनॉरिटी की जो हत्या की जाती है या माइनॉरिटी को किसी प्रकार के राइट नहीं होते। मैं मुस्लिम कंट्रियों की बात करूं तो कोई भी समुदाय का व्यक्ति अगर इन कंट्रियों में जाता है तो शुक्रवार के दिन, जिस दिन उनके नमाज का दिन होता है, उस दिन वो बाहर निकल भी नहीं सकता, वो पूजा पाठ नहीं कर सकता। मतलब पूजा पाठ तो वैसे नहीं कर सकता, वो बाहर नहीं निकल सकता, वो नमाज में डिस्टर्ब नहीं कर सकता, अजान जिस समय हो रही हो उस समय ऊंची ज़बान में बात नहीं कर सकता, और अगर ऐसा करता है तो उसकी तत्काल गिरफ्तारी होती है और उसको सजाएं होती है। लेकिन जिन देशों में मुसलमान माइनॉरिटी में है वहां उन देशों में उसको फंडामेंटल राइट चाहिए, उसको वहां पर माइनॉरिटी के राइट, वहां उसको माइनॉरिटी के राइट चाहिए, और वहां उसको बुर्का पहनना मस्ट हो जाता है। वो बुर्का पहने बगैर वहां पर नहीं रह सकती। महिलाएं बुर्का पहने बगैर कुछ नहीं होगा तो हिजाब पहनकर जाएंगी। लेकिन उनको बढ़ावा देना और वो जो उनका वोट है, चाहे 1% हो, 2% हो, 3% हो, 5% हो, वो 5% वोट, 2% वोट, 1% वोट को भी नेगोशिएट कर लेते हैं। यानी कि 1% वोट का भी लालच शासक को दे देते हैं और कहते हैं 1% वोट हमारा तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुमको एक काम करना है, तुमको मुसलमानों को माइनॉरिटी के राइट दिलवाने हैं, और वो माइनॉरिटी के राइट आपके अपने देश के फंडामेंटल राइट, फेडरल राइट या आपके देश के अपने स्ट्रक्चर के विरुद्ध हों, लेकिन आप 1% 2% वोट हमारा पाओगे और सरकार बनवाओगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टी उसमें बहती भी हैं और बहने के बाद उनको वो फंडामेंटल राइट के नाम से वो राइट दिलवाते भी हैं और उनको बढ़ावा देते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं उनको बढ़ावा देते हैं, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था, उनके अस्पताल की व्यवस्था, ये सारी दुनिया में चलता है। और ये मुस्लिम प्रोपेगेंडा पूरे विश्व में एक सा ही है, लेकिन वो मुस्लिम कंट्रियों में कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता। जब भी आप कहोगे, हिंदुस्तान में भी अगर आप बात कहोगे मुसलमान से कि भाई पाकिस्तान का हाल देख लो, तो कहेगा मैं पाकिस्तान नहीं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। लेकिन जब उसके राइट की बात कहोगे तो वो कहेगा देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या राइट है, वहां पर क्या राइट है, वहां पर कैसे हैं। लेकिन जब आप हमास की बात करेंगे तो हमास अत्याचारी उनकी नजर में नहीं लगता, हमास उनकी नजर में आतंकवादी नहीं लगता। हमास तो अपने कॉज के लिए लड़ रहा है, उसको तो जन्नत के लिए लड़ रहा है, वो तो अल्लाह के लिए लड़ रहा है और वो एक कॉज के लिए लड़ता है। उसके विरुद्ध जो कोई भी, उन आतंकियों के विरुद्ध जो भी कार्रवाई करेगा वो उनका पक्का दुश्मन होगा, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो या कोई भी हो, संसार का कोई भी कंट्री हो। लेकिन जब उनके अपने फंडामेंटल राइट की जब अपने ऊपर आती है तब दूसरे को वो रोहिंग्या कहने लगते हैं, तब दूसरे को वो उइगर कहने लगते हैं, और जब मुस्लिम कंट्रियों की बात आती है तो वो उनको हिंदी कहने लगते हैं। मतलब हिंदुस्तान के मुसलमान को फिर वो मुसलमान नहीं कहता, वो हिंदी कहते हैं। उइगर चाइना के मुसलमान को मुसलमान नहीं कहता, उसको उइगर कहते हैं, या फिर उधर के मुसलमान को वो मुसलमान नहीं कहते हैं, वो बांग्ला किए तो बांग्ला इस्तेमाल करते हैं, और या फिर वो उसको रोहिंग्या कहते हैं। कोई अलग अलग नामों से लेते हैं लेकिन वो उसको मुसलमान एटलीस्ट नहीं कहते। हाँ, उनकी इकोनॉमी चूंकि मुस्लिम पिलग्रिमेज से चलती है, इसलिए पूरे विश्व में वो डेलीगेशन भेजते हैं, पूरे विश्व को बरगलाते हैं, उन देशों में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, और उन देशों में डिस्टर्बेंस अल्लाह के, या मैं कहूँ कि जो तकरीरें देते हैं उनके नाम से, जलसे करते हैं उनके नाम से, लेकिन आदमी को भड़काकर उसको अपने फंडामेंटल राइट बताते हैं। अपने देश में आप आतंक फैलाइए, लेकिन जब उनके देश में वो पहुंचेंगे तो फिर वो उसको हिंदी या उइगर या रोहिंग्या या कोई और नाम देते हैं, वो
उसको फिर मुसलमान नहीं कहते। लेकिन तुम्हारे देश में आकर वो भाईचारा पूरा निभाते हैं, भाई आपको बनाते हैं, चारा दूसरे समुदाय को बनाते हैं, इससे उनकी इकोनॉमी चलती है। याद रखिएगा, मैं जिस पिलग्रिमेज की बात कर रहा हूं, जो वहां से ईरान से, इराक से या फिर सऊदी अरबिया से और बाकी जगह से ये जो आते हैं ना मौलाना, ये जो यहां तकरीरें रखते हैं, पूरे विश्व में ये तकरीरें रखने जाते हैं, और या फिर ये सऊदी अरबिया से आते हैं, वहाबिज्म को फैलाते हैं, ये सब वो लोग हैं जो अपने देशों की इकोनॉमी आपके आधार पर चलाना चाहते हैं, आपके यहां कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन जितना मुल्ला नया होगा उतना ज्यादा हज करने जाएगा, उतना ज्यादा उम्रा करने जाएगा, और जितना हज करने, उम्रा करने या इन देशों में जाएगा उतनी उनकी इकोनॉमी चलती है। यानी कि वो अपने पर्यटन के विकास के लिए, अपने यहाँ पर्यटक इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए तमाम तरह के साल भर प्रक्रम चलाते हैं, और आपके यहाँ उनके स्पेशलिस्ट के नाम से भेजते हैं ताकि आप वहां पर आएं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, मोदी जी भी आजकल यही कर रहे हैं। वो विश्व भर में जाते हैं, विश्व के किसी भी कंट्री में जहां कहीं भी वो जाते हैं, वो उनसे कहते हैं कि आप हिंदुस्तान को पर्यटक स्थल बनाइए। अपने लोगों के बीच में भी वो जाते हैं। अभी जैसे रिसेंटली वो जोहानिसबर्ग में थे, जोहानिसबर्ग में भी उन्होंने हिंदू समुदाय के साथ या हिंदुस्तानी समुदाय के साथ उन्होंने मीटिंग करी, एक कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा तुम ब्रांड एम्बेसडर हो, हिंदुस्तान में 1, 2 या 3 लोगों को भी लेकर आओगे तो वो हो जाएगा। इस पर्यटक इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए भारत ने भी अपने यहाँ भगवान श्री राम का अयोध्या का भव्य मंदिर, हमने कल पताका देखी, और भारत में जितने तीर्थ स्थल हैं वो पर्यटन स्थलों के रूप में, जिसको हम तीर्थाटन कहते हैं, उसको सही से स्टैब्लिश कर रहे हैं ताकि विश्व भर का व्यक्ति आकर्षित हो। लेकिन हमारा उद्देश्य किसी दूसरे कंट्री में डिस्टर्बेंस करके नहीं होता, हमारा उद्देश्य किसी कंट्री में कन्वर्जन करके नहीं होता, हमारा उद्देश्य किसी भी देश में किसी भी प्रकार का कोई वहाबिज्म हम नहीं फैलाते। लेकिन उनका उद्देश्य यह है कि वो पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करके अपने यहाँ पर्यटन बढ़ाने के लिए दूसरे देश को डिस्टर्ब करते हैं, और दूसरे देश को डिस्टर्ब करके इतना हिप्नोटाइज करते हैं ताकि वो वहां हत्या करके भी हज करने के लिए जाए, वो वहां पर हत्या करके भी पर्यटन करने के लिए जाए। इस स्तर तक हमारे यहां चलता है। मैं नहीं कहता कि हिंदुस्तान का व्यक्ति गलत है, मैं नहीं कहता कि हिंदुस्तान का मुसलमान, लेकिन वो बहकावे में तो कोई भी आ सकता है, हिप्नोटाइज तो किसी को भी किया जा सकता है, मन तो किसी को भी बदला जा सकता है, किसी को भी रिलीजन के नाम से आसानी से बरगलाया जा सकता है। इसलिए वो वर्ग रिलीजन के नाम से पूरे विश्व को डिस्टर्ब करता है। हिंदुस्तान की खास बात ये रही है कि हिंदुस्तान रिलीजियस नहीं है, हिंदुस्तान धार्मिक है, और धर्म का मतलब वैल्यूज हैं। उन वैल्यूज के आधार पर हम हिंदुस्तान को बेस्ट बनाना चाहते हैं। जहां पर रिलीजन की बात आती है वो सेकेंडरी रहता है। इसीलिए भारतवर्ष में जब भी कोई रिलीजन को लेकर आंदोलन खड़ा होता है या रिलीजन को लेकर कोई वो खड़ा होता है तो वो बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाता, क्योंकि हिंदुस्तान धार्मिक देश है। लेकिन विदेशी रिलीजन के लोग, विदेशी संप्रदाय भी भारत में अगर कोई वो कहते हैं कि हम मेजोरिटी में आ चुके हैं या हमारे पास सफिशिएंट शक्ति है, आपको हमारी माननी पड़ेगी, तो हिंदुस्तान ने रेवोल्यूशन करके उनको सदैव अपास्त किया है, इसमें कोई शक नहीं। अब जिन देशों में इस तरह की समस्याएं नहीं, सपोज 2% या 3% उनके यहां वोट बैंक है, वो 3% वोट बैंक भी समस्या खड़ी करता है। मैं बात करने जा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया की, जहां एक महिला सांसद यानी कि महिला सीनेटर ने बुर्का पहनकर वो अपने हाउस में गई। उससे पहले भी जब वो पहली बार चुनकर आई तब भी वो बुर्का पहन के गई, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुर्का बैन हो जाना चाहिए। बुर्का सार्वजनिक स्थानों से बैन होने, ऑस्ट्रेलिया किसी प्रकार से मुस्लिम कंट्री नहीं है। उन्होंने बहुत सारे हवाले दिए, उन्होंने कहा कि विश्व में ऐसे बहुत सारे मुसलमान कंट्री हैं जिनमें बुर्का बैन है। उन्होंने उनके जो पब्लिक मीटिंगें होती हैं, उन्होंने कहा किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, ये ऐसे अल्जीरिया सहित ऐसे देश हैं जो हैं तो मुस्लिम कंट्री, लेकिन बुर्का सार्वजनिक जगहों पर, नकाब या निकाब सब बैंड है। चाहे वो, और कुछ कंट्रियों में तो यह है कि आप फेस नहीं ढक सकते, कुछ भी करिए आप फेस नहीं ढक सकते, और फेस अगर ढकना भी है तो इतना ढकना है कि आप अपना पर्दा शुर्दा बनाए रखें, लेकिन फेस अथॉरिटीज या सिक्योरिटी एजेंसियां आपको पहचान लें, आप कहीं भी सीसीटीवी में आ जाएं, आपकी रिकॉर्डिंग हो सके, आपकी पहचान हो सके, इतना आपको खोल कर रखना है। फेस कवरिंग, नकाब या बुर्का सार्वजनिक रूप से नहीं पहन सकते। आप अपने घरों में पहन के रहिए, अपने रिश्तेदारियों में जाइए, लेकिन आप सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकते। कुछ देशों में तो हिजाब, निकाब या फेस कैपिंग पर पाबंदियां धार्मिक और सांस्कृतिक तर्कों के साथ हैं।
जैसे ताजिकिस्तान है तो उन्होंने पूरी की पूरी उसमें बैन कर रखा। ऐसे बहुत सारे कंट्री, संसार के 40 से 45 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने यहाँ बुर्का बैन करके रखा है। इन कंट्रियों की खास बात यह है, स्विट्जरलैंड या बहुत सारे कंट्री जो यूरोप के कंट्री हैं, उन्होंने बैन करके इसलिए रखा हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी उनके यहाँ की बहुत भारी समस्या होती है और सिक्योरिटी को वो प्राइमरी कंसर्न मानते हैं। अब इन देशों में फ्रांस है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, ऐसे बहुत सारे कंट्री है। मैं बताता हूं कि ऐसे 24-25 कंट्री हैं जिन्होंने सीधा बैन करके रखा। कुछ में फेस नहीं ढक सकते, बाकी आप मर्जी वो पहनिए। और मुस्लिम कंट्री भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहां बैन करके रखा, फेस तो एटलीस्ट खोलकर रखना ही पड़ेगा। ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया की एक सीनेटर ने खुलकर अपनी बात कही। अब ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान की स्थिति आप देख लीजिए कि मुसलमान 2016 की जो जनगणना है उसमें मुस्लिम 2.6% था। कितना? 2016 की जनगणना में ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान 2.5% से कुछ ज्यादा था, लेकिन 2021 की जब जनगणना हुई तो वो 3.2% हो गया। कितना कम किया उसने? 0.6%, आधा परसेंट और बढ़ गया 5 साल में। तो आप सोचिए कि 2016 की जनगणना 2021 में उसने आधा % ऑस्ट्रेलियंस को खत्म कर दिया और मुस्लिम समुदाय बढ़ गया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इतनी स्पीड में अगर ये बढ़ोतरी होती है, लगभग ऑस्ट्रेलिया में 8 से 10 लाख लोग हैं मुसलमान, लेकिन इतनी तेजी से वहां बढ़ोतरी चल रही है कि वहां के राइट विंग के कुछ लोगों ने ये बात को पहचान लिया है और उन्होंने इस बात को पहचानते हुए कहा कि ये यहां पर नहीं चलना चाहिए। और कुछ सांसद भी वहां पर सेकुलर का दावा करके पार्लियामेंट में आ गए। पार्लियामेंट में महिला सांसद, उसके खिलाफ वहां की दूसरी सांसद जिन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाकर और अपना करियर शुरू किया, वो हालांकि कुछ छोटे मोटे व्यापार कभी करा करती थी, लेकिन उसके बाद वो संसद में आई या उससे पहले वो काउंसलर हुई, काउंसलर के बाद में धीरे धीरे करके उनकी बढ़ोतरी हुई। देश के अंदर जो समस्या जो भारत में है, भारत में भी हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, अप्रवासन पर यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर काम ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गया है क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन भी वहां समस्या हो सकती है, नेशनलिज्म वहां की समस्या हो रही है, सॉवरेंटी खतरे में है ऐसा सामने आ रहा, और एलजीबीटीक्यू सोसाइटी, वो इनके खिलाफ एक महिला सेनेटर जो कि शुरू से शुरू हुई, उन्होंने ये सब कुछ शुरू किया। उनकी पार्टी का नाम है वन नेशन। हालांकि वन नेशन पार्टी उन्होंने ही खोली थी और उन्होंने वन नेशन पार्टी बनाकर काम शुरू किया था। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं पॉलिन हैंसन। पॉलिन हैंसन ऑस्ट्रेलिया के सीनेटर हैं और पॉलिन हैंसन, हालांकि वो इस समय उनकी आयु लगभग 70 वर्ष की है, लेकिन उन्होंने आज से 20 साल पहले ही, जब उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर 1994 में शुरू किया, 30 साल पहले, तब उन्होंने इसके खिलाफ काम करना शुरू किया था और उन्होंने कहा ये ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा नहीं। फिर वो लिबरल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फिर और पार्टियां वो बनाती नहीं, लेकिन उन्होंने वन नेशन पार्टी बनाई अपनी, पॉलिन्स हैंसन्स वन नेशन, पॉली हैंसन्स वन नेशन, एक पार्टी गठन किया, शुरुआत की 1997 में। फिर उन्होंने इन चीज़ों के खिलाफ, एलजीबीटीक्यू का जो चक्कर चल रहा है, इलीगल इमिग्रेंट का चक्कर चल रहा है, माइनॉरिटी जबरदस्ती वहां बढ़ावा हो रहा है, उनको तुष्टीकरण की राजनीति लोग कर रहे हैं, इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ा। वो पहली बार 2016 में चुनकर आई, फिर वो 2022 में भी चुनकर आई। हालांकि उससे पहले भी वो चुन चुकी थी, लेकिन बाद में उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया था, अपनी ही पार्टी से बाहर हो गई थी, फिर उन्होंने नई पार्टी बनाकर खड़ी कर दी, फिर बाद में उनको उनकी पार्टी ने फिर बुलाया और सबको समझ में आ गया कि जो पार्टी की रूपरेखा तैयार की थी हैंसन ने, वो अपने आप में अद्वितीय है। हैंसन 2017 में भी पार्लियामेंट में, अपने यहाँ पार्लियामेंट में जब वो 2016 में चुन कर गई थी, तो एक बार वो बुर्का पहन कर गई। उन्होंने कहा कि भाई बुर्का या तो बैन कर दो, नहीं तो मैं बुर्का पहन के आऊँगा। वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में बुर्का पहनकर चली गई। खैर उस समय उनकी घोर आलोचना हुई, बहुत सारा वो हुआ, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, वो मुस्लिम तुष्टीकरण ऑस्ट्रेलिया को दूसरी दिशा में लिए जा रहा है। यहाँ इस्लामीकरण के लिए
खुल गया रास्ता। और पूरे विश्व में जहां कहीं भी इस प्रकार की मानसिकता के लोग जिस देश में घुसे उस देश को वो खत्म कर रहे हैं, वो संसार खत्म हो रहा है। इसलिए मैं चाहती हूं कि यहां पर किसी प्रकार के प्रोपोगेशन की सार्वजनिक छूट बैन कर दी जाए और बुर्का, हिजाब और ये सब बैन कर दिया जाए। जैसे हमारा सभ्य राष्ट्र है वैसे ही रहना चाहिए। बात तो समझ में नहीं आती क्योंकि उनकी पार्टी छोटी है, चुनाव जीत नहीं, मतलब पार्टी छोटी है, कुछ होता नहीं, लेकिन वो सीनेटर है। इसलिए उन्होंने क्या किया, कल वो बुर्का पहनकर अंदर गई और बुर्का पहनकर अंदर जाने के बाद उन्होंने कहा या तो बुर्का हटा दो नहीं तो मैं बुर्का पहनकर खुद आऊंगी। और बुर्का भी कैसे था, इतना बुर्का, मैं ये जो तस्वीरें बगल में चल रही, इतना बुर्का था, नीचे उन्होंने वो शॉर्ट्स पहन रखे थे, जांग मतलब जब नीचे तक जैसे वहां के लोग रहते हैं वैसी थी, लेकिन ऊपर इतने हिस्से पर मुंह ढका हुआ था। और ये ऑस्ट्रेलिया की संसद में पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया की संसद में पहुंचकर सबने ताज्जुब से देखा, उनके ऊपर बहस शुरू हो गई। ये हुआ कि नस्लवाद के लिए ये बढ़ावा देती हैं, ये तो मुसलमानों के खिलाफ पड़ी हुई हैं, ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ पड़ी हुई, या फिर ये कहा कि ये तो वहाँ पर बड़ी डिस्टर्बेंस कर रही हैं और लोगों को स्वतंत्रता नहीं दे रही हैं, लोगों को धर्म की स्वतंत्रता, राजनीति, ये सब वहाँ चला। लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही और उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं बुर्का पहन के संसद में आती हूं तो क्या समस्या है। आप कह रहे हो कि सार्वजनिक ऑफिसेस में बुर्का पहन के जा सकती है, वो नौकरी बुर्का पहन के कर सकती है, वो स्कूल में बुर्का पहन के जा सकती है, वो सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहन के जा सकती है। तो अगर कोई महिला बुर्का पहनकर कहीं भी देश में जा सकती है तो मैं अगर बुर्का पहनकर आ गई हूं पार्लियामेंट में और मैं बुर्का पहनकर पार्लियामेंट में आती हूं तो क्या समस्या है। बुर्का अगर आपको अच्छा नहीं, आपको बुरा नहीं लगता, आपको अच्छा लगता है तो मैं भी वही पहनकर आई हूं। अब इस बात पर हंगामा होना स्वाभाविक था, पूरे दिन तो चर्चा वही चली। फिर उनके खिलाफ एक प्रस्ताव आ गया और वो प्रस्ताव में ये प्रस्ताव आया कि भाई ये असंसदीय है और ये जो है वो नस्लवाद को बढ़ावा दे रही है। 60 सांसदों में से 55 उनके खिलाफ चले गए और 5 ने उनके पक्ष में बात करी, यानी कि हैंसन के पास 5 वोटर उनके पास हैं संसद के अंदर भी, जबकि आबादी अभी 3.2% है केवल। पिछली वाली जनगणना में 2.6% हुआ करती थी। 3% आबादी में भी 5 लोग, 60 सांसदों में से 5 उनके पक्ष में खड़े, 4 और वो खुद 5 उनके पक्ष में खड़े हुए, जो 60 वोट पड़े। तो आप समझ लीजिए कि इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग सोचने लगे। अब उनको ये माना गया कि वो नस्लवादी हैं, वो एक पार्टिकुलर नस्ल के खिलाफ या उनको पहचान करके उनके खिलाफ आंदोलन करती हैं, उनको परेशान करती हैं या देश में माहौल खराब कर रही हैं, देश का बंटा ढार कर रही हैं। 55 वोट डालकर उनके खिलाफ उनको संसद की सदस्यता से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इस 1 हफ्ते के सस्पेंशन के बाद तो टीवी चैनलों पर डिबेट होना स्वाभाविक था। वो सभी चैनलों पर बोली कि मैं बुर्का पहनकर परमानेंट जाऊंगी, या तो बुर्का बैन कर दीजिए या फिर पार्लियामेंट में बुर्का पहनकर आना अपराध कब से हो गया। अगर बुर्के की कोई समस्या नहीं है तो पार्लियामेंट में बुर्का पहनकर अगर मैं पहुंची तो वहां क्या गड़बड़ थी। आप पार्लियामेंट में बुर्का बैन है क्या? मैं बुर्का नहीं पहन सकती क्या? क्या बुर्के पर किसी पार्टिकुलर रिलीजन का कोई कॉपीराइट है क्या? ये सब बातें नहीं है तो मेरा निलंबन गलत किया गया है। क्योंकि अगर आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आप दुनिया भर की तमाशाई बातें करते हैं, तो फिर मेरे बुर्का पहनने में क्या समस्या है, मेरे हिजाब पहनने में क्या समस्या है। बात तो बिल्कुल सही है कि अगर पूरे देश में बुर्का पहनने पर बैन नहीं है, बुर्का पहनकर ऑफिस जा सकती है, पूरा मुंह ढककर पूरी ऑस्ट्रेलिया में घूम सकती है, तो फिर पार्लियामेंट में अगर कोई नॉन मुस्लिम बुर्का पहनकर आती है तो इससे किसको समस्या हो रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये समस्या जिस स्पीड से बढ़ रही है वो मुझे लगता है कि पॉली हैंसन ने पहचाना और उनकी पार्टी ने पहचाना, और अब वो इलीगल इमिग्रेंट, वहां एलजीबीटीक्यू, मुस्लिम तुष्टीकरण, माइनॉरिटी तुष्टीकरण, इसके खिलाफ सही से आ गई हैं। वो पार्लियामेंट में तो बहुत स्थान नहीं पा पाई, लेकिन प्रोविंशियल चुनावों में उनकी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन था और वो यही विषय लेकर पूरे वहां पर हैं। क्योंकि वो कहती हैं कि ओरिजिनल अस्मिता इस बात में है कि ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। विदेशी रिलीजन के लोग अगर हमारे यहाँ आते हैं तो उनको हमारे देश में औकात से रहना चाहिए, और अगर कोई कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हमारे देश की प्रकृति के अनुसार रहना चाहिए। हमारे देश में अगर हम उनको बढ़ावा देंगे तो हमारे देश का भी वैसे ही भंडाटार हो सकता है जैसा कि यूरोप का हो रहा है। यूरोप में समस्या जो उन्होंने हृदय आत्मा खोलकर दिखाई थी वो
यूरोप इस समय झेल रहा है, लंदन का हाल बहुत बुरा है, फ्रांस का हाल बुरा है, स्पेन का हाल, बहुत सारे कंट्रियों का वहाँ बुरा हाल है और वो इसको बाकायदा फेस कर रहे हैं। इस बात को ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों ने पहचाना। वो चाहते हैं, ऑस्ट्रेलियन चाहते हैं कि जड़ मूल से खत्म हो, जड़ जमने न दी जाए, ये समस्या ऑस्ट्रेलिया में उगने न दी जाए। बाकी आपकी राय क्या होती है आप लिखकर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।